किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार विंध्य क्षेत्र व बुंदेलखंड में स्प्रिंकलर सेट की खरीद पर 50 से 90% तक अनुदान दे रही है, जिससे सिंचाई और जल उपभोग क्षमता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान के बजट में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। संस्थान द्वारा शाहजहांपुर, गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी मूंगफली के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लखनऊ, हरदोई, कानपुर नगर, कन्नौज, औरैया, इटावा, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी और अलीगढ़ जिले शामिल किए गए हैं। कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि की योजना के अंतर्गत नई फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक ज्ञान किसानों को उपलब्ध कराने के लिए खंड प्रदर्शनों हेतु 10 हेक्टेयर के क्षेत्र पर ₹10,000 के अनुदान की सुविधा किसानों को दी जा रही है। इसमें बीज पर मूल्य का 50% अधिकतम ₹6,000 की सीमा तक, तृणनाशी, पेस्टिसाइड, जिप्सम, रासायनिक खादों व सूक्ष्म तत्वों पर मूल्य का 50% अधिकतम ₹2,000 की सीमा तक अनुदान दिया जा रहा है। तकनीकी हस्तांतरण एवं जागरूकता के लिए कृषक प्रशिक्षणों की व्यवस्था है, जिसके तहत 25 कृषकों के समूह के 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षण ₹25,000 दिए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 2,428 खंड प्रदर्शनों एवं 24 कृषक प्रशिक्षणों के आयोजन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 8 पठारी जिलों के 39 विकास खंडों में नाबार्ड द्वारा सामुदायिक ब्लास्ट नलकूप योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त आयोग द्वारा 50 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र चेक डैमों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा लघु सिंचाई कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन एवं भूगर्भ जल के नियोजित विकास, जल प्रबंधन एवं भूगर्भ जल से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए विकास खंडवार भूजल संसाधनों के आकलन, सर्वेक्षण, गुणवत्ता, भूजल स्तर मापन तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य कराए जा रहे हैं। वे लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास न तो अपना नलकूप है और न ही लगा पाने की आर्थिक क्षमता, सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई है। ऐसे किसान सामूहिक नलकूप लगा सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समूहों को 100% अधिकतम 5 लाख रुपए तथा अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे सामान्य कृषकों को 75% अधिकतम 3.92 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत गहरे एवं मध्यम गहरे नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए प्रति नलकूप 68,000 अनुदान की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध पशुवध शालाओं के संचालन, अवैध पशु परिवहन, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व नगर आयुक्तों को उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशुओं का परिवहन नियम 1978, वधशाला नियम 2001, पशुओं का पैदल परिवहन नियम 2001, पशु क्रूरता निवारण के लिए समितियों का गठन नियम 2001 तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग सख्ती से रोकने का निर्देश दिया है। सरकार ने पशुवध शालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने भी अनिवार्य कर दिया है तथा जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति का गठन किया है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। बासमती धान की टाइप 3, बासमती 370, तारावड़ी बासमती आदि प्रजातियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुलाई के अंतिम सप्ताह व पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगस्त के प्रथम पक्ष में रोपाई करें, जिससे दाने की गुणवत्ता व सुगंध का विकास अच्छी तरह से हो सके। प्रतिकूल मौसम के कारण अधिक अवधि वाली पौध की रोपाई विलंब से करने की दशा में चोटी काटकर रोपाई करें। इससे तना बेधक एवं हिस्पा कीट आदि का प्रकोप कम होगा। अरहर अधिक पानी के लिए संवेदनशील है, अतः अरहर की बुआई मेड़ों पर करना लाभप्रद है।
खेत में पर्याप्त नमी होने पर अरहर की देर से पकने वाली प्रजातियों यथा बहार, अमर, नरेंद्र अरहर 1, आजाद, पूसा 9, मालवीय विकास, मालवीय चमत्कार व नरेंद्र अरहर 2 की बुआई करें। अरहर की सह फसली खेती जोखिम कम करने हेतु तिल, उर्द, ज्वार या मूंग के साथ करें। अरहर की 2 पंक्तियों के मध्य 2 पंक्तियां तिल या मूंगफली की बुआई करें। अरहर की 2 पंक्तियों के मध्य 2 पंक्ति उर्द अथवा मूंग अथवा ज्वार की बुआई करें। मूंगफली की प्रजातियों यथा चित्रा, कौशल, प्रकाश, अंबर, TG 37 से उत्कर्ष, दिव्या की बुआई करें। और आइए अब एक नज़र डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। उड़द लखनऊ की मंडी में 4,200 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 4,260 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई की मंडी में 4,280 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 4,240 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 4,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अरहर दाल लखनऊ की मंडी में 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 6,040 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 6,060 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 6,090 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मटर लखनऊ की मंडी में 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3,260 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 3,290 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 3,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब मंडी में सब्जियों के भाव। आलू लखनऊ की मंडी में 1,600 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1,600 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,640 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1,640 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1,600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 1,700 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1,820 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,780 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1,840 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरी मिर्च लखनऊ की मंडी में 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3,560 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 3,590 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3,520 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 3,390 रुपये प्रति क्विंटल रहा। लौकी लखनऊ की मंडी में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1,050 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,060 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1,100 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। टमाटर लखनऊ की मंडी में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 4,010 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 4,060 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तोरई लखनऊ की मंडी में 850 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 860 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 840 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 860 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 840 रुपये प्रति क्विंटल रहा। धनिया सूखी लखनऊ मंडी में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3,050 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 3,080 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3,020 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब किसान भाइयों के लिए मंडी में फलों के भाव। पपीता लखनऊ की मंडी में 3,050 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3,080 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 3,060 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3,080 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मौसमी लखनऊ की मंडी में 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3,550 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 3,560 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3,580 रुपये प्रति क्विंटल और उन्नाव में 3,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ।
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। और हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, चाहे कोई इंसान हो, पशु हो या पौधा हो, सबके लिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी संबंधित है हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है दुधारू पशुओं की आहार व्यवस्था और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एसबी सिंह त्यागी। आप हैं प्राध्यापक डेयरी विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम बात करने जा रहे हैं दुधारू पशुओं की आहार व्यवस्था के बारे में। हम दुधारू पशुओं की बात करें, जैसे गाय है, भैंस है, तो प्रमुख रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए उनकी आहार व्यवस्था को? हाँ, देखिए उमेश भैया, जो हमारे पशु हैं इनके आहार को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो जो है चारे और एक दाना। और चारे में हमारे हरे चारे और सूखे चारे दोनों की बात होती है और दाना जो है वो अपने अलग रहता जी। तो जो हमारा हरे चारे हैं, दुधारू पशुओं में इनका बड़ा महत्व है और हरे चारे से हमेशा जो है दुग्ध उत्पादन सस्ता होता, क्योंकि हमें जो है जीवन निर्वाह के लिए अलग से दाना देना नहीं पड़ता। तो सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जो भी अपने दुधारू पशु रखते हैं उनके साथ साथ हरे चारे का इंतजाम वर्ष भर उन्हें अवश्य करना है। हरा चारा साल में हमेशा होना चाहिए। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा कहा जाता है कि संतुलित आहार दिया जाए। हाँ जी।
तो संतुलित आहार में कौन कौन सी चीजें प्रमुख आती हैं? हरा चारा हो गया, सूखा हो गया, दाना भूसा, और कैसे इसका प्रबंध हो? हाँ, देखिए, जो संतुलित आहार है, संतुलित आहार से हमारा तात्पर्य ये होता कि जो भी पशु की जरूरतें हैं वो जो है सब उससे पूरी हो, चाहे वो प्रोटीन की बात हो, वसा की हो, खनिज मिश्रण की बात हो और विटामिन्स की बात हो। तो इस तरह से हमें आहार देना है कि जितना दुग्ध उत्पादन है उसके हिसाब से आहार जो है वो हमारा बने। और संतुलित, चूंकि ज़्यादातर किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि हमारे यहाँ सीजन की फसलें हैं और वो सीजन के हिसाब से जो भी दाना उनको उपलब्ध है उसे ही वो जो है पशुओं को डालते रहते हैं, कभी भी वो उसे संतुलित करने की बात नहीं करते। जबकि संतुलित आहार जो है ये बड़ा आवश्यक है, इससे दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, पशुओं को बीमारियां भी कम होंगी और जो है हमारे पशु जो हैं दुग्ध उत्पादन में जो है बांझपन की समस्या जो है वो कम से कम होगी। तो हम अपना दुग्ध उत्पादन जो है अगर हम ये संतुलित आहार देना शुरू कर दें, इसी से ही हम दुगना कर सकते हैं। यदि हम एक साल में ही संतुलित आहार, ये सबसे जरूरी हिस्सा है, 80% हमारे पशुओं पे आहार पे ही खर्चा होता, तो यदि हम इसे ही सुधार लें तो समझ लो एक साल के अंदर अंदर हमारा दुग्ध उत्पादन जो है वो दूना हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जब इतना महत्वपूर्ण है, उत्पादन हमारा दूना हो सकता है, तो ये संतुलित आहार कैसे बनाया जाए? संतुलित आहार बनाने के लिए जो है पशुपालकों को यदि 1 कुंतल जो है संतुलित आहार बनाना है, हालांकि ये बना बनाया भी मिलता है, लेकिन हम इसको खुद अपने घर पे भी बना सकते हैं किसान भाई। तो इसमें बड़ा सरल है कि इसमें पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है अनाज। अनाज हमारा जो है वो 20 से 25 किलो होना चाहिए। दूसरा जो है खली, जिसमें हमारे यहाँ सरसों की खली ज्यादा प्रचलित है, तो ये जो है 30 से 35 किलो होनी चाहिए। जो हमारी चोकर है ये 40 से 45 किलो होना चाहिए। खड़िया जो है इसमें वो 1 किलो होनी चाहिए, क्योंकि ये खड़िया जो है ये कैल्शियम का सोर्स है और ये पशुओं की हड्डियों को जो है मजबूत बनाता। दूसरे हमारा खनिज मिश्रण जो है 1% होना चाहिए अगर हमारी भैंस है या देसी गाय है, और यदि हम संकर नस्ल के ज्यादा दूध देने वाले पशु पाल रहे हैं तो इसकी मात्रा 2 से 3% होनी चाहिए खनिज पदार्थों की, क्योंकि इसमें जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं हमारे, चाहे वो जिंक हो, आयरन हो, आपका आयोडीन हो, मैग्नीशियम हो, सब इसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो ये जो है पशु के प्रजनन में भी सहायता करते हैं और उसको जो है बीमारियों से भी बचाते हैं। और नमक, 1 किलो नमक होना चाहिए। तो इस तरह से हमें आहार बनाना है। मतलब 1 कुंतल संतुलित आहार में ये मात्रा होनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज समझ में नहीं आई, ये तो अन्य पदार्थ, इसमें सूखा चारा और हरा चारा, हाँ जी, अभी वो अलग है। हाँ तो संतुलित आहार में तो वो भी आता है। हाँ बिल्कुल। तो उसको कहाँ कैसे नहीं, देखिए संतुलित आहार में वो भी आएगा, लेकिन संतुलन हम जो है अगर हमारे पास में हम माने कि हरा चारा उपलब्ध नहीं है जी, तो हम संतुलन जो है वो दाने से ही करते हैं। तो दाना जो है ये हमारा, ये 20% इसमें प्रोटीन होती है जी, और जो है 2-3% जो है वसा। और ये दाना जो बनेगा ये 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो दाना जो है गाय के लिए देना। हमें पता है हमारी गाय कितना दूध दे रही है, तो उसी हिसाब से हमें उसको दाना देना। भैंस को जो है 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना देना, प्रति 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना। तो हमें पता है हमारी भैंस या गाय कितना दूध दे रही है और उनकी कितने दाने की आवश्यकता। यदि हमारे पास हरा चारा उपलब्ध है, हाँ उस दशा में मात्रा में कुछ कमी, हाँ, उसमें हम जीवन निर्वाह के लिए जो 1 से 1.5 किलो अतिरिक्त दाना देते हैं, यदि मेरे पास में हरा चारा उपलब्ध है तो उसको देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे हरे चारे से विटामिन ए जो है पशु को मिलता, तो उससे जो है प्रजनन में बहुत सहायता मिलती है। यदि हम गर्मियों के दिनों में हरे चारे जो है
पशुओं को देने शुरू कर दें तो हमारा दुग्ध उत्पादन जो है वो गर्मियों के दिनों में भी उतना ही होगा जितना हम जाड़े और बरसात में लेते हैं। अगर सूखा चारा हरा चारा दोनों मौजूद है, हाँ जी, तो जीवन निर्वाह की क्या मात्रा होगी? नहीं, अगर दोनों मौजूद हैं, फिर यदि हम पर्याप्त मात्रा में कम से कम 40 किलो जो है पशु को हरा चारा दे रहे हैं तो उसमें फिर हमें जीवन निर्वाह के दाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, यदि इससे कम है तो हम उसकी मात्रा जो है उतनी कम कर देंगे। हम ये मानते हैं कि जो दुधारू पशु है, गाय खास तौर से, मैंने बताया कि जो हमारी संकर नस्ल की गाय हैं, ज़्यादा दूध देने वाली हैं, इनको कम से कम 40 से 50 किलो हरा चारा जो है रोजाना उपलब्ध होना चाहिए। भैंसों में भी हम करें तो अच्छा है, लेकिन अगर भैंस में 20-25 किलो भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैंस जो है ये हमारा ऐसा ग्रुप है कि जो सूखे चारों पे भी जो है काम चला देता। इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है हाँ कि अगर हम पानी की बात करें, ये तो संतुलित आहार हमारा हो गया, हाँ जी, अब पानी भी बहुत महत्वपूर्ण जो है रहता है इनके लिए, हाँ तो वो कितनी बार दिया जाए? पानी की उपलब्धता जो है पशुओं में वो 24 घंटे बनी रहनी चाहिए। जितना ज्यादा दूध देगा उतनी ही पानी की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दूध जो है हमारा इसमें भी लगभग 85% जो है वो पानी होता। जी जी, हाँ जी, तो पानी बहुत आवश्यक है और हाँ हर जी, समय उनको जब आवश्यकता हो उनको देते रहना चाहिए। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग सुखा लेते हैं हरे चारों को और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो सीजन निकल जाता है उसके बाद उसको देते हैं, हाँ जी, वो सही है? नहीं, वो भी एक अच्छा तरीका कि बरसात में हमारे पास में मान लो बहुत ज्यादा चारा हो गया तो हम उसको जो है हे बना सकते हैं, उसका साइलेज बना सकते हैं, मतलब उसको गड्ढे में दबा के साइलेज बना लिया या जो है हे बना लिया। जी जी जी, तो दोनों तरीके से वो अच्छा है, भूसे से और पुआल से कहीं बेहतर है वो। तो ये भी हम करते हैं तो बहुत अच्छा, जो किसान भाई इसे कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि वो हरे चारे की एक तरह से आपूर्ति कर रहे हैं। मतलब साल भर उसको दे सकते हैं कि हाँ हे की साइलेज बना लें, साइलेज को बाद में उस सीजन जब निकल जाए उसके बाद उसको दिया सकता है। दे से। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, किसान भाइयों को दुधारू पशुओं की आहार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।